नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपनी एमसीक्यू की क्लास है। ये क्लास राजस्थान के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो जिस भर्ती का पेपर दे रहे हैं जिसमें उसके सिलेबस में ज्योग्राफी या भूगोल शामिल है। एनसीईआरटी की भूगोल अगर पढ़ रहा है अपने सिलेबस में तो उस सभी एग्जाम्स के लिए क्लास आज की उपयोगी है, चाहे वो आरएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो। तो आज अपन जो पिछली क्लासों में टॉपिक पढ़े थे, आनाच्छादन की क्रियाएं, फिर अपन ने पढ़ा था स्थल स्वरूप एवं उनका विकास, फिर इनके कारक, नदी निर्मित स्थल स्वरूप पढ़े थे, हिमानी निर्मित स्थल स्वरूप पढ़े थे, है ना, पवन निर्मित स्थल स्वरूप पढ़े थे। उसके बाद वायुमंडल की संरचना, संगठन, तो इन सभी टॉपिकों को मिला के आज के क्लास में आपके एमसीक्यू डाले गए हैं। बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं मैं, आप साथ में कमेंट में इसके उत्तर भी देते रहें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक जल्दी न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और क्लास को शेयर जरूर करें। एक बार पुनः बता लूं, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहा है, चाहे आपके लैब असिस्टेंट की कर रहा है, जिसमें भी उसके भूगोल सिलेबस है, पाठ्यक्रम में भूगोल शामिल है। और भूगोल में भी 11वीं क्लास की भौतिक भूगोल है, तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी आधारित मैंने प्रश्नोत्तरी रखी है, आप इसको आराम से अपने लिए उपयोगी साबित कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रिया पटल विरूपण में सम्मिलित है। पटल विरूपणी बल अपन ने पढ़ा था, पृथ्वी के ऊपर जो भी अर्थ मूवमेंट है उसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में अपन ने देखा था पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल, है ना। पटल विरूपणी बल में फिर वापस देखा था महादेशज और पर्वत निर्माणकारी, फिर देखा था अपन ने पर्वत निर्माणकारी और महादेशज में भी अधोमुखी, ऊपरीमुखी, उन्मज्जन, निमज्जन, उत्थान, अवतुलन, ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारी प्रक्रियाएं होती है। तो अच्छे से पढ़ा था, इसको टॉपिक को लास्ट में देख लेना आप जाके, वीडियो में दे रखा है, अच्छे से अपन ने कवर किया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, ठीक है, धरातल के बड़े भाग का उत्थापन, परपट्टी प्लेट का क्षैतिज संचलन। तो बताएं, आप भी साथ में कमेंट डालते रहें, कौन सी प्रक्रिया पटल विरूपण में सम्मिलित है। तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण होता है, धरातल के बड़े भाग का उत्थापन भी होता है, उत्थान अपक्ष अवतलन दोनों होता है, और क्षैतिज संचलन भी होता है। अर्थात इसमें तीनों राइट है, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन 1, 2, 3 कौन सा है, ये डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तीनों राइट हो गए, कौन सा राइट हो गया, डी राइट हो जाएगा। फिर है, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अब अपन ने देखा था अपक्षय पढ़ा था, किसी भी स्वरूप का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। इनके विभिन्न प्रकार के कारक थे, भौमजल था, है ना, पवने, हिमानी, सागरीय तरंगे, है ना, बहता हुआ जल, नदियां, ये सारे क्या इनके कारक है। तो यहां प्रश्न पूछा, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार के अपक्षय फलस्वरूप है। तो भूमि के अंदर जो अपक्षय होगा वो निश्चित ही कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखा है रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, या रासायनिक और जैविक दोनों। तो इसका आंसर होगा आपके रासायनिक अपक्षय, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, लास्ट तक प्रश्नों के साथ बने रहिए वीडियो के साथ, और इन प्रश्नों को अच्छे से आप नोट कर लेना। चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपके पाठ्यक्रम में ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं CO2 का संयोग है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से सेलों का विखंडन होता है। जब ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है उसे न्यूनीकरण कहते हैं। उपर्युक्त में से सत्य कथन कौन कौन से हैं, छांटे आप, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3, केवल 1 या 3।
बताएं फटाफट, आपके भी वापस कमेंट आने चाहिए, आपके कमेंट इसमें आने चाहिए। तो देखें, अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं CO2 का संयोग है। ऑक्सीकरण में अपन ने देखा था, ऑक्सीकरण में अपन ने देखा था कि इसका CO2 का इसमें योग नहीं बनेगा। पहला तो हो गया आपके गलत। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से सेलों का विखंडन होता है, यस। ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय हो जाता है, यस, जिसे न्यूनीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से न्यूनीकरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है, ये भी सही है। अर्थात इसमें 2 और 3 सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपसल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। ये प्रश्न अभी तक कोई एग्जाम में निकट एग्जाम में पूछा नहीं गया है, अब ये निकट भविष्य में जो भी पेपर होगा उसमें ये प्रश्न 100% छपने वाला है। आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अपसल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है? भार हीनता एवं विस्तारण का, हिमकरण पिघलन एवं तुषार बीजिंग का, तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण का, या लवण अपक्षय का? बताएं फटाफट, कौन सा हो जाएगा? भार हीनता एवं विस्तारण का। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा ए, भार हीनता एवं विस्तारण की प्रक्रिया में अपसल्कन गुंबद का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? सत्य कथन छांटना है आपको। अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया, पहली बात। दूसरी बात, अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है। खनिजों के अयस्क जहां भी संकेंद्रित होते हैं, डिपोजिशन होते हैं, उसमें ये सहायक होती है। तो बताएं आप फटाफट, इसमें कौन सा होगा? केवल एक और दो दोनों, केवल 2, न तो 1 न ही 2। इसमें देखें आपका आंसर हो जाएगा, अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है ना? खनिजों के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है। 1 मिनट रुकना, इसका थोड़ा सा आंसर चेक कर लेता हूं मैं। है ना, प्रश्न है ओके। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। देखिए, अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण महत्वपूर्ण प्रक्रिया। मृदा बनेगी तो उसके लिए मलबा चाहिएगा। मलबे का प्रारंभिक चरण कहां से शुरू होगा? अपक्षय से। अपक्षय से ही चट्टानों का तोड़फोड़ होगा और मृदा के लिए मलबा निकलेगा, तैयार होगा मलबा। ठीक है, तो अपक्षय की प्रक्रिया से ही मृदा निर्माण महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में भी सहायक है। अर्थात इसका आंसर ए और 2 दोनों हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मलबा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? मलबा अवधान मैंने बताया था, लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था अनाच्छादन वाले, उसमें बताया था, है ना, मंद प्रवाह, तीव्र प्रवाह, अति तीव्र प्रवाह, उसमें बताया था मलबा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। भूसंकलन में आएगा, या अपर्दन में आएगा, या वृत्त संचलन में आएगा, या मंद प्रवाह। वृत्त संचलन तो है ही है, पर ये तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे से इसको स्टार लगा के नोट कर लेना। मलबा अवधान, तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन, मास मूवमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी कारक, दोनों कारक है? वे कारक छांटने जो अपर्दन भी करता है और निक्षेपण भी करता है। अच्छा प्रश्न है। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद या पवने? केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, या उपयोग सभी? फटाफट बताइए, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी दोनों कारक है, ये सारे कारक है, और सभी को अपन ने पढ़ा भी है ना। सबसे पहले अपन ने पवने पढ़ी थी, बहता हुआ जल, नदियां पढ़ी थी। उसके बाद अपने
पवने पड़ी, उसके बाद हिमानी पड़ी, उसके बाद भौमजल पड़ा, उसके बाद सागरीय तरंगे। ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं, अपर्दन भी करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भू-आकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है, संप्राय मैदान का विकास होता है? अच्छा प्रश्न है, बताएं आप। हिमनद के द्वारा, प्रवाहित जल अर्थात नदियों के द्वारा, प्रवाहित जल को क्या बोल सकते हो, नदियों के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा या भौमजल के द्वारा? तो आपको पता है संप्राय मैदान, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण कौन करती है, प्रवाहित जल अर्थात नदियां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन से युग्म सम्मिलित है? देखिए मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाए मैंने देख देख के। ठीक है, तो आपका फर्ज क्या बनेगा, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत मिलता रहे। तो सबसे पहले विशेषताओं के संबंध में कौन से युग्म सम्मिलित है? देखिए प्रवाहित जल की बात हो रही नदियों की, तो युवा अवस्था में उथली और वी आकार की घाटी बनती है, ठीक है बात। प्रौढ़ अवस्था में प्राकृतिक और तटबंध बनता है, प्रौढ़ अवस्था में। वर्धावस्था में गोखुर झीलें बनती है, ये भी बात ठीक है। प्रौढ़ अवस्था में प्राकृतिक तटबंध नहीं बनता है, प्राकृतिक तटबंध भी वृद्धावस्था में ही बनता है। तो इसमें 1 और 3 राइट है, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1 और 3, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रवाहित जल नदियों की बात हो रही है। अच्छा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी अपर्दन से निर्मित नहीं है? नदी के अपर्दन वाले स्थल स्वरूप याद करना, व्याकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपरिका, गर्तिका, विसर्प, संरचनात्मक सोपान, संप्रदाय मैदान, ये सारे के सारे नदी अपर्दन से निर्मित है। और नदी निक्षेप से कौन से है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना लिख के, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गॉर्ज, गंभीरीभूत, विसर्प, कैनियन और सर्क। तो कौन सा हो गया अलग, सर्क। सर्क का निर्माण कौन करती है, हिमानी अपर्दन से, है ना, हिमानी अपर्दन से सर्क का निर्माण होता है। तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, हिमानी अपर्दन से कौन कौन से स्थल स्वरूप बनाती है, हिमानी बनाती है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हॉर्न, टॉन, नूनाटक, अरेट, देती सोपान, पेटर्नास्टल झील, श्रृंगपश, मेषशिला, है ना, मेषशिला, और उसके बाद फियोर्ड और फिजार्ड, ये सारे के सारे हिमानी है, वो अपर्दन स्वरूप स्थलाकृति बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल गर्तिका को परिभाषित करता है? जल गर्तिका किसे कहते हैं? देखें, नदी निक्षेपित बाढ़ के मैदान में लंबवत अपर्दन को जल गर्तिका कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना जल गर्तिका कहलाता है। या नदियों द्वारा कठोर चट्टानों को गहराई से काटकर विस्तृत विसर्पों का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जल गर्तिका अपन ने पढ़ा था, नदी क्या करती है, अपने क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में क्या करती है, अपर्दन से छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े गर्तों में क्या करते हैं, गिर के घूमकर आगे बहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना। ठीक है, जो गोलाकार घूमेंगे वो तो इससे जिससे किसका निर्माण होगा, जल गर्तिका का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है? नदी निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों का बताना है आपको। नंबर 1 जलोढ़, नंबर 2 डेल्टा, नंबर 3 प्राकृतिक तटबंध, नंबर 4 नदी वेदिका। अर्थात 4 स्थल स्वरूप बताए, इनमें से कौन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है? जलोढ़ बनती है, डेल्टा बनती है, प्राकृतिक तटबंध भी बनता है और नदी वेदिका भी बनती है ना, नदियां बनाती है। ओके, सही है। अर्थात क्या हो गया इसमें आपके केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, केवल 1 2 3, 1 2 3 उत्तर आएगा। नदी वेदिकाओं का निर्माण अपर्दन से बनता है। वेदिकाओं का निर्माण किससे होता है, अपर्दन से। बाकी ये निक्षेपण से है, जलोढ़, डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट, आपको दिख गया होगा प्रश्न, थोड़ा सा वापस आप नोट करें तो यहाँ पॉज करके कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, छांटिए। प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है,
दूसरा, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्ग कहते हैं। बताएं, दोनों कथन अच्छे हैं, है ना, दोनों कथन शानदार है। प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है, पहला। दूसरा, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से नहीं है। बाढ़ के डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्ग कहते हैं। यस, ये बात राइट है, अर्थात केवल 2 राइट है इसमें, केवल 2 राइट है। ठीक है, एक सेकेंड इसको और मैं देख लेता हूं। प्राकृतिक तटबंध, ओके 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 ओके, मैं सही, मेरा सही जा रहा था, इसलिए मैंने उसको चेक किया। इसमें आपके 1 और 2 दोनों राइट है। प्राकृतिक तटबंध का संबंध, प्राकृतिक तटबंध बाढ़ के मैदानों में, देखो बाढ़ के मैदान में प्राकृतिक तटबंध होगा, बाढ़ जहां नदी जल फैलाएगी वहां तट पे ऑटोमेटिकली नदी के द्वारा मलबा ले जाके जमा कर दिया जाएगा, है ना, जिससे प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होगा, तटों के ऊपर मलबे के निक्षेप होने से। तो ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है? गुम्फित नदी के लिए, गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए कौन सी दशाएं कंपलसरी है? आप देखें, नदी तट पर अपर्दन एवं निक्षेपण, तटों पे नदी में जल की मात्रा अधिक हो, नदी में जलोढ़ की अधिक मात्रा हो। तो गुम्फित नदी क्या होती है? एक तो नदी पर्वतों से जब नीचे उतरती है, भाबर का निर्माण करती है, मैंने बताया था आपको, तो भाबर में नदियां चलती हुई दिखाई नहीं देती है ऊपर से देखने पे। तो भाबर में एक तो नदी गुम्फित रूप में चलती है। एक नदी जहां पे डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनता है, वहां पे नदी वितरणिकाओं के रूप में फैल जाती है, वहां पर भी नदी है वो गुम्फित वाहिकाओं के रूप में चलती है। तो इसका मतलब इसमें देखो, एक तो नदी तट पर अपर्दन और निक्षेपण जरूरी है, विकास के लिए आवश्यक दशा है। नदी में जल की अधिकता हो, जल की अधिकता हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लास्ट में डेल्टा में भी बनता है और यहाँ पे भाबर में भी इस स्वरूप बनता है। ये नदी में जलोढ़ की अधिक मात्रा, यस, जलोढ़ की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अर्थात 1 भी सही है और 3 भी सही है, केवल ये सही है, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उथली जल की झीलें पलाया किस क्षेत्रों में पाई जाती है? सबको पता है पलाया झीलें, पलाया झीलें कहां मिलेगी? पहाड़ के मैदान में, हिमनद प्रदेश में, मरुस्थल में या समुद्र तल में? ये मिलेगी मरुस्थलों में। ठीक है, अच्छा प्रश्न आया हुआ है, काष्ठ शिलाकृतियों का निर्माण होता है सागरीय तरंगों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा, भूमजल के द्वारा या पवनों के द्वारा? बताएं फटाफट, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। काष्ठ चुनने वाली शिलाकृतियां, है ना, ये बनती है भूमजल के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, इसको मैं इधर ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलाइन, यूवाला तथा लेपिस उदाहरण है। डोलाइन, यूवाला और लेपिस किसके उदाहरण है? भूमजल द्वारा अपर्दित शिलाकृतियां, भूमजल द्वारा निक्षेपित शिलाकृतियां, हिमनदों द्वारा अपर्दित स्थल स्वरूप या पवनों द्वारा अपर्दित शिलाकृतियां? है ये भूमजल के द्वारा, पर आपको छांटना है अपर्दन से है ये या फिर निक्षेपण से है। तो ये लेपिस, यूवाला, डोलाइन ये किससे बनते हैं? भूमजल के अपर्दन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? छांटिएगा। सैटेलाइट कंदरों की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रण जल से बनते हैं, है ना। स्टेलेग्माइट कंदरों की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रण जल से बनते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं, है ना। तो बताएं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों ही सही नहीं है? ना तो 1 और ना ही 2, इनमें सत्य निकालना है। तो ये स्टेलेक्टाइट कंदरों की छत से टपकने से बनता है, ये तो सही है। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ बनता है, ये भी सही है। दोनों आपस में मिल जाएंगे स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट, तो क्या बन जाएगा? स्तंभ, अर्थात इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, वीडियो को रोक के या इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है, देखें,
हिमनद के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? असत्य कथन निकालना हिमनद के बारे में। हिमनद निर्मित स्थल स्वरूपों में अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ठीक है। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न का निर्माण होता है, ठीक है। हॉर्न या गिरीश रंग, हॉर्न या गिरीश रंग अपन ने पढ़ा है इनको अच्छे से, हॉर्न या गिरीश रंग। हिमानीकृत घाटियां अंग्रेजी के अक्सर यू आकार जैसी होती, ठीक है। ये तो तीनों बातें सही है, अर्थात इनमें से कोई नहीं है, इनमें से असत्य कथन कोई नहीं है, तो राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। इसको भी नोट कर ले प्रश्न को, मैं साइड में इसलिए हो रहा हूं ताकि प्रश्न को आप अच्छे से नोट कर लें। फिर नेक्स्ट करते हैं ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिमनद स्थल स्वरूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के बढ़ने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? वो शानदार प्रश्न है, इसको आप देखिएगा। कौन सा स्थल स्वरूप ऐसा है जिसमें हिमनद स्थल स्वरूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से निर्माण होता है? एस्कर का, हिमानीदोत मैदान का, ड्रमलिन का या हॉर्न का? हॉर्न तो अभी देखा अपन ने कहां पे बनता है, जहां सर्क पीछे हटते हैं वहां हॉर्न बनता है। एस्कर अपन ने हिमनद निक्षेप में देखा था, हिमानीदोत मैदान लास्ट में हिमानी अपर्दन से बनता है। इसमें आएगा आपके ड्रमलिन। ड्रमलिन की स्थल स्वरूप देखा था अपन ने, अंडे की टोकरी का जो ढक्कन होता है कवर, उसके जैसा इस तरह का स्वरूप बनता है ड्रमलिन का, ठीक है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ड्रमलिन सी, ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पाद, पर्वतों के पैरों पे मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग, पेडिमेंट, पीटिका सेल या पलाया? फटाफट बताएं, आपके दिमाग में इसका उत्तर आ जाना चाहिए। बताया हुआ है मैंने पेडिमेंट, पर्वतपाद पे पेडिमेंट, पेडिमेंट के आगे बजादा, बजादा के आगे पलाया, पलाया और बजादा दोनों मिलकर क्या कहलाता है? बालसन। वो राजस्थान में बालसन का उदाहरण कौन सी झील है? सांबर झील, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आ गए वायुमंडल वाले टॉपिक में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? बताएं, फटाफट दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए। सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%, कार्बन 0.036%, ऑर्गन कितनी है? 0.93%। तो अब आपको पता लग गया होगा सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना, कौन सा कथन असत्य है? असत्य। पहला, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, जो जो ऊंचाई की ओर जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी क्या? पहला। दूसरा, विषुवत वर्ष से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है, ठीक है। यह पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है, ठीक है, ताप को रोकती है। जलवाष्प अपन ने पढ़ा था ग्रीन हाउस, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। फिर जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर बढ़ती नहीं है, क्या होती है? घटती है। तो पहला कथन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें असत्य छांटना था पहला, बाकी सही है। ध्रुवों के जाने पर जलवाष्प कमी होती है, पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है और जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर भी बनाती है, ये भी बात सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताया था, बात की थी, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो, इधर पढ़ा था अपन ने सबसे पहले कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। फिर कौन सा पढ़ा था? समताप मंडल। फिर कौन सा पढ़ा था? मध्य मंडल। फिर आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में सारी उथल पुथल की घटनाएं घटित होती है ना। 0 डिग्री पे क्षोभ मंडल में ऊंचाई बहुत अधिक तीव्र गति से पवने है, वो हवाओं की उपस्थिति से या पवने गर्म होके तापमान की उपस्थिति के कारण ऊपर उड़ती है, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? अधिक है, 16 से 18 किलोमीटर। और ध्रुवों पे
तापमान भी नहीं है और पवनें भी मंद गति से चलती है, इसलिए ऊंचाई ये कम है, 6 से 8 किलोमीटर। फिर इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक वाले ऊंचाई वाले भाग में क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर वाले भाग में ओजोन गैस की उपस्थिति है, उसे ओजोन मंडल बोला जाता है। 10 से 50 किलोमीटर। अगर अधिक सांद्रता की बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर वाले भाग में बहुत अधिक सघनता पाई जाती है ओजोन गैस की। ओजोन गैस क्या करती है, पृथ्वी की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है, इसलिए ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया है। ठीक है, इस बात याद रखेंगे, अपन लास्ट क्लास में बात की है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपके दिमाग में आ गया होगा, क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल। समताप मंडल में कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक है। विषुवत पर वायु का प्रवाह तेज होता है। वायु का प्रवाह क्या होता है, तेज होता है। अभी बात की 0 डिग्री पर या विषुवत पर तापमान की अधिकता के कारण पवनें बहुत तीव्र गति से गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर गति करती है, जिससे क्या होता है, 0 डिग्री पर क्षोभमंडल की ऊंचाई में मोटाई में वृद्धि होती है, अर्थात मोटाई अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आपके प्रश्न हो गया, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, पहली बात। दूसरा, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब देखो, क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक होती है, क्यों, क्योंकि वायु का प्रवाह तेज गति से होता है। क्यों, क्योंकि तापमान 0 डिग्री या विषुवत पर अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न के पैटर्न भी अभी आरपीसी में खूब पूछे जा रहे हैं, आरएसएस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये नया पैटर्न का प्रश्न था और अपना है ये लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में धूल कणों का संबंध, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है, पहली बात। दूसरी बात, धूल और नमक कण आर्द्रता ग्रही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। तो अपन ने बात की थी, धूल कण आर्द्रता ग्रही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, आर्द्रता ग्रही नाभि के रूप में। उसके चारों ओर जल वाष्प संघनन के माध्यम से बादल बनाता है ना, पहली बात। दूसरी बात, वायुमंडल में धूल कणों का सर्वाधिक जमाव भी उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में ही पाया जाता है, क्योंकि वहीं पे सर्वाधिक ताप की प्राप्ति भी होती है। सबसे ज्यादा इंसोलेशन भी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी कहाँ आता है, उपोष्ण कटिबंध वाले भागों में। धूले कण भी वहीं ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, और ये आर्द्रता ग्रही केंद्र भी होते हैं। अर्थात ये सत्य कथन कौन से हैं, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक जो अपने टॉपिक पढ़े उनमें उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत शानदार प्रश्न थे, सबको आप अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और रिदम बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, निश्चिंत होकर पढ़े, भर्ती आनी ही आनी है। ठीक है, और ये जो भूगोल पढ़ रहे हैं, आज की जो क्लास है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में फिर कहता हूँ, क्लास को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।